इस विषय पर भी हमें चिंतन करना है कि लोक कला संस्कृति रामेश्वर में इस दिशा में जा रही है। 4 दिन प्रचार प्रसार होने के बावजूद आज हमारे सामने जो दर्शक है, क्या संख्या हमारे लिए मैं आगे तो संस्था के प्रवीण चौबे जी को निवेदित करता हूँ कि इसको रोको। संस्था के विचारों के लिए का हार्दिक स्वागत। लोक कुंज नाट्य संस्था विगत आज की मैंने सोचा तो 2006 से काम शुरू किया था। इस वर्ष में 2025-31 मार्च में 2 दशक हम पूर्ण कर रहे हैं निमाड़ आदिवासी लोक शैली को लेकर, और प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर नाट्य विधों में एक अपनी शैली बनाई है। और लोक कुंजन मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी नाट्य संस्था है जो नाट्य, लोक गायन, लोक नृत्य, लोक कथानक कहानियों को लेकर नाट्य रूपांतरित करती है। और विशेषकर इन्हीं लोक कथानकों को, ऐसे लोक आख्यानों को जिनमें खाजिया नायक, टंटिया मामा, भीमा नायक, भगोरिया आदि ऐसे कई जो लोक में स्पर्श लिए हुए और पारंपरिक कहानी किस्से हैं, उनको नाट्य रूपांतरित कर हमने निर्देशित कर दर्शकों के सामने रखा है। और संस्था का मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये है कि निमाड़, जो मुख्यतः मध्य प्रदेश की 4 जनपद निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, आदरणीय विक्रम जी यहाँ पर हैं। मैं कला के नाते और राजधानी में रहने के तौर पर भी चारों जनपद को बहुत नज़दीक से देखता हूँ। निमाड़ की लोक संस्कृति हम बहुत ही समृद्ध संपन्न माने, लेकिन प्रदेश स्तर पर निमाड़ का नाम बहुत पीछे है। सच में बता रहा हूँ, कई जगह तो कलाकारों को निमाड़ बोलना भी नहीं आता, वो निवाड़ बोलते हैं, वो बोलते हैं निवाड़, बल्कि निवाड़ तो हमारी खाड़ उसमें यूज करते हैं, निमाड़ है भाई, निवाड़ नहीं है। तो हमारी निमाड़ की लोक परंपराओं को, लोक गायन को, और विशेषकर नाट्य विधा जिसको सारी कलाओं का ओशियन, सागर कहा जाता है, इसमें सारी कलाएं मिलेगी। मतलब नृत्य, नाट्य, क्लासिकल, क्राफ्ट, आर्ट, स्क्रिप्ट राइटिंग, लिरिक्स राइटिंग, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, पोस्चर, आंधी गद्या, भावभंगिमाएं, मतलब समस्त देश और दुनिया में जितने भी चाहे वाद्य यंत्र हों, वो सभी का प्रयोग लाइव तरीके से, सजीव तरीके से मात्र और मात्र नाट्य विधा में होता है। तो हमने अभी तक, आदरणीय सचिन शर्मा जी भी यहाँ पर है, नगर परिषद उपाध्यक्ष, जब 2006 में हमने नुक्कड़ नाटक के जरिए खरगोन और बड़वानी की ग्राम पंचायतों में काम शुरू किया, तो शायद ही ऐसी कोई ग्राम पंचायत होगी जहाँ पर हमने जन जागृति नहीं फैलाई हो नाटक के माध्यम से। तो लगभग 1000 से ज़्यादा नुक्कड़ नाटक भी कर चुके हैं और अलग अलग विषयों पर कर चुके हैं। तो हमारा सिर्फ आपसे करबद्ध निवेदन ये है कि ये बड़ा श्रम साध्य विषय है, क्योंकि कल ही मैं कला प्रेमियों से बात कर रहा था कि गायन और कविता, ये आप एक होटले पे, एक चौराहे पे, कहीं पर भी एक माइक दे दोगे और 2 माइक दे दोगे तो कहीं भी गा सकते हैं। लेकिन नाट्य विधा के लिए सारे संसाधन जुटाना, हर नाटक की पृष्ठभूमि के हिसाब से वस्त्र विन्यास, कॉस्ट्यूम, बैक स्टेज की तैयारी करना, लाइट्स की तैयारी करना, ये बहुत मुश्किल होता है। तो एक प्रेक्षागृह, एक ऑडिटोरियम की भी आवश्यकता है इस निमाड़ में, और खासतौर पर हम संस्कृति नगरी मातुश्री अहिल्या की नगरी बोलते हैं, तो एक प्रेक्षागृह ऐसा चाहिए जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शायद दर्शक ना हो, लेकिन स्थानीय और निमाड़ के दर्शक हों, जो नाट्य से हमारे आगामी भावी पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो सीख सकें और अपनी जीवन की कला को, पारंपरिक कलाओं को मंच के माध्यम से समझ सकें। तो आगे की बात के लिए मैं आग्रह करूँगा करवा जी से, और सभी का सादर धन्यवाद जो आप पधारे यहाँ को। स्वागत है इस परंपरा में। मैं लोक कुंजन नाट्य संस्था के हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी, यह युग है कि महेश्वर को अभिनय का तबहरा सिखाने वाले रंगकर्मी मेरे मित्र प्रवीण चौबे से अनुरोध करता हूँ कि अतिथियों का स्वागत पुष्पमाला से करें। हमारे बीच में खासगी ट्रस्ट से आए हुए हैं आदरणीय पुष्पराज जी, उनका स्वागत करें। प्रवीण जी चौबे पुष्पमाला प्रदान करते हैं। इसी श्रृंखला में मैं भारतीय जनता पार्टी के भाजपा मंडल अध्यक्ष जी सचिन शर्मा मजबूत संस्था के सदस्य हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि व्यापारी संघ के सचिव हमारे मां अहिल्या नगरी आपका बहुत से जुड़ाव, और मां अहिल्या के कार्यकाल से लेकर आज तक महेश्वर की जो पहचान लोक कला संस्कृति और धर्म क्षेत्र में रही है, उन्हीं की बातों को लेकर आप प्रकाश डालें संक्षिप्त रूप से। आदरणीय पुष्पराज बड़ा बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
हमारा सब शिवाजी होलकर ने आज प्रस्तुत नहीं हो पाया, बट उन्होंने उनके प्रतिनिधित्व यहाँ पर भेजा है। और उसका वो भी बहुत आभार करते हैं। जो कृष्णकांत जी के एक्सपीरियंस और इतने साल के तजुर्बे ने महेश्वर के सांस्कृतिक विचारधारा को, महेश्वर को नए स्वरूप में रखा है। इससे आने वाली जनरेशन्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो कि ये 300वां वर्ष है अहिल्यावासा का, और उनके ऊपर इतनी प्यारी प्रस्तुति आज हम देखेंगे। वो मेरे सामने की प्यारी सी कन्या अहिल्यावासा के रूप में है। अभी बिना देखे मेरा दिल बहुत खुश है। एंड ये बहुत अच्छा पल है महेश्वर के लिए और आने वाले जनरेशन के लिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। जिस सीढ़ी पर रहते हैं, मां साहब की गादी पर आप सेवा करते हैं, आप वहाँ के सेवक हैं और आप हमारे परिसर पधारे हैं, हमारे बीच पधारे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। क्योंकि मां साहब की भक्ति, शिव भक्ति और हमारी वर्तमान की शिव भक्ति में लाख हजारों हाथ कालता है, लेकिन हम उनकी चरण धूल को भी अगर पूज ले तो माथे से लगा लें तो वो भी हमारा परम सौभाग्य होता है। देश दुनिया जानती है कि मां साहब ने लोगों के लिए यहाँ के पशु पक्षियों के जल पिए, वो चैन से जल पिए, श्वास ले, आनंद ले, इसकी भी मां साहब ने कल्पना की। महेश्वर का किला, देश भर के शिव मंदिर, तमाम सारी चीजें हैं जो मां साहब के धर्म कर्म और न्याय प्रियता के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो हम सौभाग्यशाली भी हैं कि महेश्वर में जन्म लिया है, शायद कहीं होते पार्टी के हमारे मंडल अध्यक्ष विक्रम से अनुरोध करता हूं कि अपने विचार व्यक्त करें। भोले बहादुर जी को, हमारी माँ अहिल्या को प्रणाम करते हुए अपनी बात रखता हूँ। आदरणीय हमारे मार्गदर्शक पुरोहित जी और हमारे मित्र पुष्पराज जी एवं सामने बैठे हुए समस्त नगर के जागरूकगण, हमारी इस पूरी विविधताओं को जीवित रखने का काम कर रही है। इसी हमारी लोक भंजन संस्था के हमारे करवा जी और हमारे प्रवीण चौबे जी जो हमारे महेश्वर के गौरव है। क्योंकि आज के समय, इस सोशल मीडिया के समय में, रील्स वाले समय में इन कलाओं को जिंदा रखना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं धन्यवाद देता हूँ महेश्वर की ओर से कि आप इस अभियान को छेड़े हुए हैं और लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं। हम रेडी हैं आपके, और हम सब देख भी रहे हैं और आगे भी देख रहे हैं कि हमारे प्रवीण भैया ने जिस प्रकार से हमारे निवाड़ की जो भी धरोहर होती थी, चाहे धरोहर होती हो, चाहे टंकिया मामा हो, काज्या नायक हो, इनके ऊपर जो जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में लोग काम कर रहे हैं, निश्चित ही हमें एक गर्व की महसूस होती है। आप हमारे लायक जो कुछ भी आप हमें बताते रहेंगे, आप सहयोग करते रहेंगे। मेरा एक सुझाव है इसमें कि जैसा ऐसा नहीं है कि महेश्वर की जनता या महेश्वर के लोग इन चीज़ों को देखना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये एक हाल में कार्यक्रम अगर होता है तो लोग नहीं आ पाते हैं। यदि अगली बार से आप इसको गांव के चौराहे पे या अपने गांव के बीच में करते हैं, भवन में, तो इसका जैसे मेरा उदाहरण माली धर्मशाला में यदि आप करते हैं तो वहाँ पर ऑटोमेटिक 200-400-500 लोग इसको देखने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे, और वहाँ पर जो लगने वाले संसाधन है, चाहे टेंट है, सामने, इसकी व्यवस्था भी आप कर देंगे, तो लोग सुनने के लिए आगे। यहाँ पर अलग से लोग आ नहीं पाते हैं, तो आपको लगता होगा कि हम पूरी मेहनत करते हैं और लोग आ नहीं पाते हैं। तो ये ऐसा है कि हम गाँव के बीच में करेंगे तो इसको मिलेगा, और हम सब आपके लिए सहयोग के लिए खड़े हैं। आप जैसा जो भी आदेश होगा आपका आज में कार्यकर्ता आपने बुलाया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बात कही है, क्योंकि पूरे नगर में साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए स्थान की कमी है। ये हम कलाकार तो मानते ही हैं, लेकिन आपने भी स्वीकार कर लिया, मतलब जनप्रतिनिधित्व ने भी स्वीकार कर लिया है, तो इसमें सुधार भी हो जाएगा। आपने आपकी धर्मशाला या हमारी धर्मशाला का सुझाव दिया है, बहुत अच्छी बात है। हम आपके सुझाव का स्वागत करते हैं और निश्चित तौर पे भविष्य में
हम इस विषय में आपसे चर्चा भी करेंगे और संभव हुआ तो आपने जहाँ बताया निर्धारित स्थान वहीं पर भव्य कार्यक्रम करेंगे। क्योंकि आपने कहा है कि बाकी व्यवस्थाएं भी जुटा देंगे और आप जुटा ही दोगे, क्योंकि पूरा युवाओं के भरोसे से देश चल रहा है, आपके भरोसे। तो हम निश्चित तौर पे ये कार्यक्रम करेंगे और सफलता के घर झंडेगा। मैं इसी श्रृंखला में आदरणीय पुरोहित जी से अनुरोध करता हूँ कि 2 शब्द कहें और हमारी संस्था का और संस्था से जुड़े प्रवीण जी चौबे, मैं और बाकी हमारे और कलाकार साथियों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय पुरोहित जी। श्रद्धेय प्रवीण भाई, प्रवीण भाई से हमारी मुलाकात लगभग 14-15 साल पहले हुई थी और तब आपने जो निवाड़ में रंगमंच का जो महेश्वर में पौधा रोपा और उसे भाई हमारे छोटे से प्यारे से पत्रकार ने विश्वकर्मा जी ने जो एक 4 चांद लगाए, ये बिल्कुल ये कहा जाएगा कि इस शहर के आप गौरव हो। दूसरी बात ये है कि प्रवीण भाई ने जिस जीविका से काम किया है और लगातार करते रहते रहो और इस शहर को, निमाड़ को और निमाड़ी बोली को जितनी ताकत आप प्रदान कर रहे हो भोपाल में रहकर, ये बिरला ही व्यक्ति कर सकता है और आप छोड़ नहीं रहे कर रहे हो और छोड़ नहीं रहे हो। जबकि प्राय होता है ऐसा कि जब ऑडियंस से आपको सपोर्ट नहीं मिलता है तो छूट जाता है, लेकिन आपने पकड़ रखा है क्योंकि आपको महेश्वर से प्यार है और इस धरती से प्यार है, निमाड़ से प्यार है, निमाड़ी बोली से प्यार है। तो आप कुछ करना चाहते हैं, हमारा ये कर्तव्य रहेगा कि हम पूरे नगर के लोगों के साथ मिलकर हम आपको हर तरीके से सहयोग करना चाहते। बीते दिनों में ये सहयोग की भूमिका रही थी, व्यापारी संघ ने भी कभी की, अन्य पार्टियां भी रही थी, तो उन्होंने भी सहयोग, देर सवेर वो हो नहीं पाया। लेकिन अब हमारे बहुत प्यारे लाडले जिनको मैंने बहुत में खिलाया है ना, विक्रम भाई पटेल, अभी मैंने इनको भी बोला कि बहुत जरूरी है कि महेश्वर के लिए एक ऑडिटोरियम होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, कुछ भी हो, कैसे भी हो, आप प्रयास करें और एक शहर को एक कम से कम सौगात इस वर्ष हमारे माननीय विधायक महोदय से मिल जाए, ताकि ये जो महेश्वर है ना छोटा मोटी जगह नहीं, ये महेश्वर जो है माँ देवी अहिल्या की पावन भूमि है, लेकिन पुरातन और ऐतिहासिक और महेश्वरी नगरी जहाँ बड़े बड़े मैंने अपना जो जितना सनातन धर्म का अगर कोई भी प्रश्न खोले अपन तो उसमें महेश्वर का नाम आएगा। देवी अहिल्या तो 400-800 साल पहले आए, लेकिन उसके पहले महेश्वरी इतिहास में लिखा गया है, या रावण रहे, राजराजेश्वर मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, तो इसको भूलना नहीं है। लेकिन सौभाग्य है चूंकि आर्ट की जो रहती है वो आर्ट को सभी लोग पसंद भी करते हैं ना। अब अहिल्या माँ साहब की आप देखो कि पूरे विश्व में नाम है और भारत के हर कोने में हर धार्मिक जगह पे उनके द्वारा किए गए सभी कार्य दिखते हैं। तो मेरा सभी जो भी आगंतुक यहाँ पे उपस्थित है उनसे अनुरोध है कि आप इनको मजबूत करो। और आज आपको मजबूत करने के लिए मैं 2 दिन से बाहर था, लेकिन आज मैंने सोचा कि प्रवीण भाई जो मेरे दिलों में बस रहे हैं और धीरे धीरे आप ये प्रवेश कर ही गए हो, तो मैंने सोचा कि कैसे भी करके मैं मित्र हमारे मनोरे जी और क्यासी भाई पटेल जी को उनका चलना जरूरी है। और हम बाहर आके देखा तो हमने कहा बाहर लाइट नहीं दिख रही, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कार्यक्रम समाप्त हो गया या आज नहीं है। तो ये थोड़ा कुछ जो कमियां हैं ये नगर की प्रतिष्ठा को थोड़ा कमजोर करती है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास में हमारे इंजीनियर भाई बैठे, हमारे उपाध्यक्ष महोदय यहाँ पे हैं, तो हमें इस चीज को देखना रहेगा कि जो लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, एक कुछ देना चाहते हैं शहर को, हम उनके हाथ मजबूत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम जी, आप भली भांति कई सालों से जुड़े हो हम लोगों से और आपने हर एक कार्यक्रम हमारा देखा। ये हमारे लिए गर्व की बात है, खुशी की बात भी है कि हम 5 लोग 10 लोग दर्शक होते थे, उसमें से एक आप भी होते थे। ऑडिटोरियम बनाने की दिशा में आपकी सरकार काम कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के स्तर पर हमें एक दिव्य स्वप्न दिखाया जाता है, शब्दों के खेल का ऑडिटोरियम दिखाया जाता है। तो मेरा ये निवेदन है कि आप ऑडिटोरियम वो विद्वान जो कला रसिक कलाकार है उनके साथ बैठकर उसको समझेगा ऑडिटोरियम क्या होता है। मुक्ताकाश महेश्वर को दिए जाने की बात कर रहे थे, मुक्ताकाश में क्या होता है, बैठ के लोग पीड़ित थे। आप एक भव्य ऑडिटोरियम थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, संस्कृति और धर्म के संरक्षण की बात करने वाली सरकार है। 50 लाख का 1 करोड़ का ऑडिटोरियम है,
400-500 लाइट लगी हो, बाहर का कोई रूल पाए, भोपाल का, दिल्ली का, मुंबई का, महेश्वर की कलाकार क्यों करे भाई? जब ऑडिटोरियम होगा तो बाहर के लोग भी आएंगे। क्योंकि अभी क्या होता है, अभी ये भोपाल का भाई लोग हमारे आए, पहले दिन भी आए, उनने एक लाइट करने वाला आता है नाटक में स्पेशल, उन्होंने देखी, अरे उनके यहाँ तो कहीं भी नहीं, यही है आर्ट लाइट इंजीनियरिंग होती है नाटक संस्था में, वो उससे सीन क्रिएट होता है। तो ऐसे भव्य लाइट लगी हो, जब आप कभी जाए भोपाल तो शहीद भवन, भारत भवन देखे, 300-500 लाइट लगी होती है, हर एंगल पर लाइट होती है, हर सीन पर लाइट अपना काम करती है। तो ऐसा करें, और स्थान को चयन को लेके, क्योंकि अभी कहीं आपको बीआरसी ऑफिस के पीछे बताया जा रहा है, कहीं संग्रहालय की तरफ बताया जा रहा है, कहीं जलकोटी रोड पे बताया जा रहा है। तो मेरा ये भी निवेदन है कि इस नर्मदा भवन में 3 दिन कार्यक्रम चलने के बाद 50 कुर्सियों में 10 कुर्सी खाली पड़ी है, तो आप कल्पना करें कि जलकोटी रोड पर बीआरसी भवन के पीछे कितने लोग हैं। बहुत धरातली बात बता रहा हूँ, और आप चूंकि अतिथि के कुर्सी पर बैठे से सम्मानजनक तरीके से, और माफी मांगते हुए बात में आपके चरण को समर्पित कर रहा हूँ कि ये धरातली विषय है। कैसे लोग आए, कब लोग आए, कला साहित्य से लोग पीछे हट रहे हैं, हम हमारे घर की चिट्ठियों को भूल रहे, माँ बाप के संदेशों को भूल रहे, तो फिर हमको ये गहन चिंतन की आवश्यकता। और एक बात और, एक स्थान है कालिदास की तरफ हमें चलना पड़ेगा। कालिदास महाकवि थे, कालिदास मूर्ख नहीं थे, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। वर्मा जी से बात से मैं सहमत हूँ। ऐसा नहीं, हम सब तो प्रयास से अभी मैसूर अपना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अभी हमने देखा है कि मैसूर में अहिल्या लोग बनने वाला है, 110 करोड़ की लागत से 2900 करोड़ का 4 लेन बनने वाला है, अपने घाट पे लाइट एंड साउंड लगेगी, और अभी नर्मदा भवन में हो रहा है। ये भी हमारे प्रयास से हुआ, पर ये 100% मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसी हमारे विधायक के इसी कार्यकाल में ये जो आखिरी काम बचा है, ये भी 100% पूरा होगा। ये आपकी नहीं, पूरे मैसूर वासियों की मांग है, और आपके माध्यम से हमने विधायक से अपने कालिदास प्रांगण में काम की शुरुआत भी करी थी, पर किसी कारणवश तकनीकी कारण को रुक गया, उसको आगे बढ़ाएगा और 100% ये काम भी पूरा होगा, मैं वादा करता हूँ। इनको छोटी चीजें प्रदान करें। आप भैया आप भी आ जाओ, आइए। लंबे कोशिश करी थी हमने कि महाराज साहब बड़े या छोटे आज हमारे कार्यक्रम में रहे, लेकिन उनकी कोई विशेषता व्यस्तता रही है, इस कारण वो उपलब्ध नहीं आ पाए। लेकिन हम फिर भी हमारे ये सब ये लोग मुझे नाट्य संस्था की स्मृतियां भारतीय जनता पार्टी के जहन में रहेगी, कुछ करना इसलिए दिया जा रहा है। क्या बात है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, वो पहली बार उन्नीस को दीक्षित ने भी किया, और पहली बार ऐसा हुआ नहीं लगा, शादी तो हर साल आते नहीं हर बार आता, वो तो उससे कुछ शिकायत नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे महादेव, मेरे मन में अक्सर ये सवाल आता है कि इन द जैसे शहर इंदौर को छोड़कर मैं मैसूर क्यों आई? इंदौर के राजघराने में भी तो वह सभी था जो मैसूर में है। यह प्रश्न रातों में मेरी नींद जगा देता है। इस प्रश्न को लेकर मैं बहुत चिंतित थी। यह प्रश्न मेरे मन में वैसे घूम रहा है जैसे नर्मदा जल में भंवर घूम रहा, वैसे ही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए न जाने क्यों मेरे मन में एक तड़प सी है। मैसूर और आसपास के कई विद्वान साधु संतों महात्मों के सामने मैंने यह प्रश्न पेश किया था। उन्होंने भी बहुत अच्छे से जवाब दिया, लेकिन यह मेरी जिज्ञासा के प्यास को शांति ही कर पा रहा था। मैंने अपने सारे सुख दुख और अपनी सारी तकलीफ को आपकी शरण में रखा है। जैसे ही मैं यह प्रश्न आपके शरण में अर्पित करती और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि हे महादेव, मुझे इस प्रश्न का ऐसा जवाब देना जिससे मेरा मन संतुष्ट हो जाए
और मुझे इस प्रश्न के उत्तर को पाकर बहुत खुशी मिले, साथ ही साथ मेरे जीवन जीने का लक्ष्य के निर्धारित होता। जय शिव शंकर। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे देवी, आपके मन का जो प्रश्न आपको बेचैन कर रहा है कि मैं महेश्वर क्यों आई हूं, उस प्रश्न का जवाब यह है कि आप महेश्वर आई नहीं है, आपको महेश्वर स्वयं मैंने अर्थात महादेव ने बुलाया है। हे देवी, आपके महेश्वर आने के पीछे मेरी मंशा यह है कि आप नर्मदा तट पर रहकर मां नर्मदा भगवान शिव की साधना करते हुए आप न्याय और धर्म के पथ पर चलते हुए देश भर में मंदिर मस्जिद की स्थापना करें, देश भर में आप धर्म की स्थापना करें, न्याय के पथ पर चलते हुए दीन दुखी पीड़ितों को आप न्याय प्रदान करें, देश भर में विभिन्न स्थानों पर आप राहगीरों के लिए, परिक्रमा वासियों के लिए धर्मशालाएं, सराय बनाए। हे देवी, मेरी यह भी इच्छा है कि आप महेश्वर को भी गौरव प्रदान करें, क्योंकि महेश्वर अति प्राचीन नगरी होने के साथ मेरी नगरी रही है। हे देवी, जब आप यह सब इतना कर लेगी, तब इतिहास आपको प्रातः स्मरणीय माता अहिल्या के नाम से याद रखेगा। मेरा सदैव आशीर्वाद आपके साथ है। तथास्तु। ये महादेव, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपने तो मेरे मन के प्रश्न का बहुत ही अच्छे से जवाब दिया और बहुत ही सरलता से जवाब दिया। इसे सुनकर मेरा मन संतुष्ट हो गया और मुझे इस प्रश्न के उत्तर को पाकर बहुत खुशी मिली। अभी तक तो मैं बिना लक्ष्य के ही जीवन जी रही थी, लेकिन आपकी कृपा से मेरे जीवन जीने का लक्ष्य भी निर्धारित हो गया। मैं अहिल्या आपकी आकाशवाणी का आदेश मानते हुए यह निर्णय लेती हूँ कि आज से हमारे राज्य के उत्तराधिकारी आप होंगे और राज्य के विकास के लिए जो निर्णय लिए जाएंगे वो मैं आपके श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। और मैं यह संकल्प लेती हूँ कि धर्म और सत्य के रास्ते पर चलते हुए दिन दुखियों, शिव भक्त, साधु संतों की भी सेवा कर सकते, आपकी कीर्ति को जन जन तक पहुंचा सकते, जगह जगह धर्मशालाएं, शिवालय बनवा चुकी, ये बावड़ी को द्वार को क्या संकल्प मैं आपके श्री चरणों में अर्पित कर। जय शिव शंभु। हर हर महादेव। 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 हमारे नौकरी में होने के बावजूद लोक कला और लोक बोली से आपका समर्पण, लोक बोली के प्रति आपका लगाव पूरा नगर जानता है। नौकरी पुलिस की, भोपाल के कलाकार साथी आपके बीच में लेकर आएंगे। यह नाटक एक पात्री है, ये नाटक है, अभी एकांकी की प्रस्तुति हुई, अभी एक पात्री नाटक है। इस एक पात्री नाटक में कुछ आधुनिक विचार हैं। कैसे शुरुआत होती है नव जीवन की, कैसे शुरुआत होती है नव कोमलों की, कोपलों की, और कैसे शुरुआत होती है डुएट जीवन की। ऐसी शानदार प्रस्तुति लेकर हमारे बीच में आ रहे हैं। ये हम सभी महेश्वर वासियों का बड़ा सौभाग्य है कि प्रवीण जी चौबे के कारण, उनकी मित्रता के कारण हम सभी लोगों को, चूंकि हम भोपाल नाटक देखने नहीं जा सकते हैं, लेकिन भोपाल की टीम महेश्वर आकर नाटक करती है, तो ये महेश्वर में होने का भी सौभाग्य है। महादेव और देवी अहिल्या मां साहब की भी कृपा है, उनका भी आशीर्वाद है। नाटक का नाम है रेलवे जंक्शन। पूरी कल्पना आपको रेलवे स्टेशन की मिलेगी।
और इस नाटक की भी कल्पना निर्देशन प्रयाग साहू, प्रस्तुति लोक गुंजन भोपाल। तो लीजिए प्रस्तुत है मिलन जंक्शन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 20,143 मिलन एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 3 घंटे की देरी से चल रही है। यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। धन्यवाद। स्टेशन बहुत देरी, ट्रेन 3 घंटे लेट है। हाँ मैंने खाना पैक करा है। हाँ ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं सेफ हूँ। क्या यार मामा, पहली बार थोड़ी ना अकेले सफर कर रही हूँ। क्यों? मैंने आपसे कहा था ना, उससे शादी के बारे में अभी कोई बात नहीं करेगा। आप घर वालों को एक बात समझ में नहीं आती क्या? अरे क्या उन्नति कर रही है, जब देखो तब एक ही चीज हिरण लगाए रहते हो सब लोग, जैसे अगले साल का बूढ़ी हो जाओगी। देखो पापा, मुझे नहीं मिला किसी लड़के से। क्या? वो स्टेशन के पास वाले रेस्टोरेंट में मेरा वेट कर रहा है। आपको भी ना पापा वही लड़का मिल गया जिस शहर में मैं जॉब करती हूँ। देखो पापा, लड़का कितना भी अच्छा हो, नहीं करना भी शायद। फोटो भेजी आपने? नहीं देखनी मुझे। अरे बस क्यों ही तारीफ करोगे उसकी? आपको जश्न है ना, तो आप ही कर दो उससे शादी। ओके बाय। और हाँ, स्टेशन लेने आ जाना। लड़कियों का अकेले घर से निकलना दुश्वार कर दिया। सब कहते हैं ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे इन छुच्चोरों को कोई क्यों नहीं पढ़ाता? ऐसे बढ़ेगा देश आगे, ऐसे होगी तरक्की। नालायक कमाल वहीं के। कमी हो ना, फांसी देनी चाहिए, फांसी। क्या हो गया? अरे मैडम, वो भी चले गए। तुमसे मतलब? अरे मैडम, किस पर इतना बात रहे हो? हे भगवान, एक से पीछा छूटा नहीं और दूसरा शुरू हो गया। अरे मैडम, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। वो तो आपको परेशान देखा तो मैंने पूछ लिया। क्योंकि आपने इतनी मेहरबानी। अरे मैडम, अपने घर में भी माँ बहन है इसलिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको अपनी बहन की नजर से देखता हूँ। देखिए आप जो भी यहाँ से उठ के जाइए, वरना मजबूरन मुझे उठना पड़ेगा। अरे आप आगे नहीं जाता था? तो जाइए ना। जा रहा हूँ ना। भलाई का जमाना नहीं, मदद का भूख से तो भड़कने लगते हैं लोग। आ जाते हैं मुंह उठा के, बंदा निकाल कहाँ से? ऐसा सो रहा था, चिक के चढ़ा दिया मैं तो। पूरी में कहीं भी जगह खाली नहीं। सीट पर कब्जा, सीट तो मेरी लेके मन। अब क्या है, फिर से आ गए? देखिए मैडम, कहीं पर भी कोई सीट खाली नहीं है और मेरे पास ना इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कहीं भी कोई सीट खाली नहीं है।
पूरे स्टेशन पे। ठीक है बैठो। थैंक यू जी, सो स्वीट ऑफ यू। वैसे मैडम मेरे यहाँ बैठे रहने के काफी फायदे हैं। क्या फायदे? और कोई छोटा आपको परेशान नहीं करेगा। खुद क्या काम हो? ओ मैडम, मैंने कहा आपको परेशान किया? मैंने तो भी आपको टच भी नहीं किया। हर व्यक्ति फिजिकली टॉर्चर नहीं करता है, कुछ मेंटली भी करते हैं जो आप कर रहे हैं। ओ मैडम, आप कितनी भी कोशिश करो, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, ठीक है? ठीक। ये पंखे की आवाज आ रही है। तो आपके बाप दादा ने कभी पंखे की हवा नहीं खाई क्या? मैडम खाइए, दादा ने भी खाई है, बाप ने भी खाई है, दादा ने दादी के साथ, बाप ने खाई माँ के साथ, मैं खा रहा हूँ माँ के साथ। क्या हवा? तो हवा के साथ एक जोड़ी जूती चलेगी? नहीं मैडम, आई एम डन। वैसे भी मैं तेल भी डाल के लेता। बेटा ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दे, तुम्हारा भगवान भला करे, तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे बेटा। ओ पापा जाओ भी, कुछ भी बोल रहे हो। ठीक है बेटा, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अरे पापा एक मिनट रुको। हाँ बेटा, ये कुछ खा ले। हम बेटा भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे बेटा। ओ पापा जाओ भी, कुछ भी करके जा रहे हो। ठीक है बाबा। जोड़ी सलामत रहे। अरे ये लोग कुछ कमाते क्यों नहीं है? आ जाते भीख मांगने, शिक्षा में के लिए कमा रहे। लड़कियों के ना ये प्रॉब्लम। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अरे हमेशा पहचानने में गलती करती है। उसके हाथ पैसा, अभी वो चाहे तो कुछ भी काम कर सकता है, ऐसे कमा सकता है, लेकिन नहीं, इन्हें तो सिर्फ भीख ही मांगना है। अरे मैडम वो भिखारी नहीं है। तो क्या राजा है? नहीं, वो भविष्य है हमारा और आपका। मतलब ये है कि उसकी जगह पर हम भी हो सकते हैं। कैसे? देख, उसने ना अपने जीवन में सब कुछ किया हो भाई, पैसे भी कमाए होंगे, नौकरी भी की होगी, शादी भी की होगी, बच्चे भी पैदा किए होंगे, बच्चों के साथ अच्छा भी किया होगा, लेकिन एक चीज है उसने नहीं की, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं डाले, तभी तो उनके ऐसे अंतिम दिन आने पर बच्चे उनके साथ नहीं। लेकिन मैडम, बच्चों के उनके साथ आ रहने से जो उनके बच्चों का नुकसान हो रहा है ना, और उसका फायदा हमें कैसे मिल रहा है, इसे ऊपर वाला जानता। कैसा नुकसान, कैसा फायदा? मैडम नुकसान ये है कि तो करोड़ों के मूल्य का आशीर्वाद देना उनके बच्चे नहीं ले पा रहे हैं, और हमारा फायदा ये है कि तो करोड़ों के मूल्य के आशीर्वाद हमें 10 रुपए में देके चला। आशीर्वाद से मिलता क्या है? मैडम आशीर्वाद से वो मिल जाता है जो कभी कभी पैसों से भी नहीं मिलता। क्या मिल जाता है? अरे तो निर्भर करता है कि आपको क्या चाहिए। मुझे? हाँ। मैं तो चाहती हूँ कि मैं अपने पैसों से बैंक से कर दूँ। क्या सोच सकता है? तथास्तु बालिके, ईश्वर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, स्वाहा। वैसे तुम दूसरे लड़कों की तरह नहीं। मतलब मेरी लाइन क्लियर है? नहीं, मैं मैडम कह रहा था कि दूसरे लड़के कैसे हो? मतलब कि लड़के ऐसे होते हैं ना, जिनसे अगर बात आपको तो वो साथ ही साथ इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, अपनी सोच के लेवल के हिसाब से। लेवल? कैसा लेवल? जैसे कि अगर मैं बस स्टॉप पर किसी लड़के से बस की जानकारी लेने की कोशिश करूं, तो वो मन ही मन ये समझेगा कि लड़की को मैं पसंद आ गया, इसीलिए किसी बहाने से मुझसे बात करने की कोशिश कर रही। लेकिन असल पे मुझे तो सिर्फ बस की जानकारी चाहिए और कुछ नहीं। तो आपको कैसे पता चलता है कि वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है? उनकी हरकतों से। हरकत? कैसी हरकत? कैसी हरकतें? हाँ। कैसी हरकत? जब वो कुत्ते की तरह अपनी तुम हिलाते हुए मेरे आसपास घूमने लगते हैं। रोटी के लालच में? नहीं, रोटी के लालच में। और कभी कभी तो किसी से बात करना इतना महंगा पड़ जाता है कि वो लड़के रोज का 7 मिल जाते हैं। कैसे? अरे रोज आपकी बस के टाइम पे बस स्टॉप पे मिलेगी। तो ऐसा हो चुका आपके साथ? नहीं बात। तो छुटकारा कैसे मिलता है? बस अपनी बस के टाइम बदलो। बस का टाइम बदलने से आपके काम पर असर नहीं पड़ता होगा? पड़ता है, लेकिन मेरा बॉस भी ठगती है। लेट हो जाने में मैं उसको सॉरी बोल देती हूँ, वो सोप के लिए फेंकने के बहाने मुझे छूने की कोशिश करता है। मैडम ऐसा है तो जॉब चेंज कर लो। इससे पहले जहाँ जॉब करती थी वो भी सीधा केबिन में बुला लेता था। केबिन में? वो एक दिन ना मैं लेट हूँ, उसने मुझे अपने केबिन में बुलाया, चेयर में बैठा, उसके बाद वो अपनी चेयर से
लिसन, डोंट वरी डियर, मैं तुम्हारा फिर क्या था? मैंने थैंक्स कहा और मैं कैबिन से बाहर आ गई। अच्छा मतलब फिर आपको दोबारा उससे कैबिन में नहीं गई? गई थी। गई थी? रिजाइन देने। अब क्या करूं? अपना शहर हो तो हिम्मत रहे। अब अपना शहर छोड़कर यहाँ जॉब करने आए तो कुछ तो सहना पड़ेगा। ओ मैडम, आपको तो अपने शहर में जॉब मिल जाती, आप अपना शहर छोड़ के यहाँ पे जॉब करने क्यों आए हो? मिल तो जाती, लेकिन मेरे शहर में मेरे कई सारे रिश्तेदार रहते हाँ, रिश्तेदार रहते हैं, अब उनसे क्या प्रॉब्लम हो गई? वो तो कितने सीधे साधे से होते, बोले वाले से नहीं। अरे तुम्हें पता भी है, जितना दम पॉल्यूशन के होने से नहीं खुदता है, उससे कई ज्यादा दम रिश्तेदारों के होने से खुदता है। पता, मैं जब कॉलेज की थी, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा, तेरे लड़के लड़के सब अच्छे घर के थे, सब एक दूसरे के घर पे जब आना जाना करते थे। मेरा एक क्लोज फ्रेंड था, कभी कभी ना मुझे घर ड्रॉप कर दिया। एक दिन ऐसे ही मुझे घर ड्रॉप कर रहा था, इत्तेफाक से उसी दिन मेरे मुझे रिश्तेदार मेरे घर आए थे। उसी में मस्ती करते हुए घर में एंटर भी, सारे रिश्तेदार हम दोनों को देख तब चुप करते। ताई ने, मेरी ताई ने पापा से पूछ ही लिया, सृष्टि के साथ ये लड़का कौन है? मेरे पापा ने सबको नॉर्मल करते हुए कह दिया कि दोस्त। उस दिन उस विषय पे वहां कोई चर्चा नहीं, लेकिन बाद में सुनने में आया ताई किसी से कह रही, देखना एक दिन अपने पापा का मुंह काला करके भाग जाएगी। ओ मैडम, आपने जो बात बोली ना, इस पर मुझे शेर की 2 लाइनें याद आ गई। अर्ज किया कि खानदान से मेरे हालात नहीं मिलते, कि खानदान से मेरे हालात नहीं मिलते, खून मिलता है ख्यालात नहीं मिलते। कैसी रही? लेकिन मेरे पापा को उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा अगर कॉलेज के बाद बाहर जाके कहीं जॉब करना चाहते हो तो कर ले, बेझिझक। लेकिन अपने पापा से शहर के बारे में क्या बताओ, तुम ही बताओ, बहुत क्या निकलते हो। मैं क्या बता दूं? वो और देखिए मैडम, वैसे भी ना आपका संघर्ष आपके साथ और मेरा मेरे साथ। लड़कों का क्या संघर्ष होता है ना, उन पर मन अत्याचार करता है। आपका कोई भाई नहीं है? मेरा कोई भाई नहीं है। हाँ, तो आपके लड़कों की पीड़ा समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कोशिश तो करो। अरे हर लड़का कोशिश तो करता है। किस चीज की? अरे नॉर्मल दिखने की। जानती है मैडम, एक लड़के के मन के समुंदर में न जाने कितने जहाज डूबे रहते हैं, आशाओं के, उम्मीदों के, परेशानियों के, बेइज्जती, इतना सब कुछ सहकर तो चुप रहता है ना, वो एक पुरुष ही हो सकता है। औरत क्यों नहीं? औरत रो लेती है, अपना हाथ सुना देती है। अरे आदमी थोड़ी है मैडम, इस समाज में औरत के आंसू स्वीकार है, मगर ये अबला पुरुष बेचारा क्या है? अरे ये सब बोलने का क्या मतलब है? मैडम, मेरा बोलने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि हम सब अपने कली से जुड़े हुए हैं, किसी एक की गलती करने से पूरे समाज का नुकसान हो सकता है। जैसे जैसे कि मान लीजिए मैं अपने घर के लौटा है ना, है वो मेरे एक्सीडेंट में मौत हो जाने के बाद तो मेरे परिवार तो बिन मारे मर जाएगा ना, है मैडम? इस समाज में गलती चंद लोग करते हैं, लेकिन दुर्घटना पूरे समाज को होता है। गलत फहमी से बचना चाहिए, लोग जो अफवाह फैलाते हैं रोकना चाहिए। अफवाह फैलती कैसे? अरे ज्ञान की कमी होने से। जी कैसे तुम इतना शौक किसी का करते बस तुम मैडम, कुछ लव स्टोरी बता रहे थे मैडम देखिए सिंपल सी बात, यहाँ पर ना एक डॉक्टर कहता है कि भाई मैं पैसे क्यों ना वसूल। जब मैं डॉक्टर बन रहा था तब मेरे बाप ने हरी हरी पत्ती लुटा दी थी, अब भाई मुझे वसूलना तो पड़ेगा। वहीं एक नेता कहता कि भाई मेरे पास तो 5 साल है, उसके बाद तो मैं रोटियों से भी मोहताज हो जाऊंगा, भाई अपने जीवन में का कोटा तो पूरा करूँ। वही एक वकील कहता ये मुर्गा आज मैंने नहीं काटा जैसे कोई और काट। और मैडम पुलिस उनका क्या कहते, वो तो कहते हैं कि भाई हमारी तनख्वाही की। अरे ये सब बोलने का क्या मतलब? मैडम ये सब बोलने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि हम सब एक कड़ी से जुड़े हुए हैं, किसी एक की गलती करने से पूरे समाज को नुकसान हो सकता है। देख क्या है, अफवाह फैलती है दूसरों की गलती करने से, है ना? और मैडम ये जनता देख रही है कि सारी इनको तो बेवकूफ आसानी से बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि इनके मार्गदर्शक पीछे क्यों? मार्गदर्शक? अरे वही जिनको ये लोग फॉलो करते हैं, और वो नेता भी हो सकता है और अभिनेता भी।
और वैसे भी आजकल तो ये इंस्टाग्राम और फेसबुक का जमाना है, लोग जबरन अपने फॉलोअर्स बढ़ाने में लगे हैं। सो कमेंट, सो लाइक, सो फॉलोअर्स। लोगों को बहकाने से मिल क्या जाता है? मैडम, लोगों को बहकाने से उन्हें मुंह मांगी कीमत मिल जाए। और ये कीमत देता कौन है? ये कीमत उन्हें वो देता है जो मार्केट में अपना प्रोडक्ट सप्लाई करना चाहता है। लेकिन अफवाहों के फैलने से प्रोडक्ट की बिक्री कैसे होगी? और तब तक कोई उदाहरण ना दूं, इनकी समझ में नहीं। अभी देना पड़ेगा कोई घरेलू सा उदाहरण लेकर आप बोलिए। मैडम देख, मैं ना एक गैस चूल्हे वाला पाइप है, वो जो सिलेंडर और गैस को जोड़ता है। हाँ, पता है मुझे। समझ गए मैडम? तो आपने मार्केट में वो सिलेंडर सप्लाई कर दी है ना, मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि आप अगर मेरा वो सिलेंडर पाइप गिरवाने में मदद करोगे तो मैं आपको परसेंटेज दूंगा। तो मैं क्या कर सकती? तो आप पूरे शहर में अफवाह फैला दोगे कि जो बाजारू पाइप आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कभी भी लीक हो सकता है, आपके शहर में हादसा भी हो सकता है, और सोशल मीडिया पर कोई पुराना हादसा हुआ होगा उसकी तस्वीर चिपकाकर नीचे बड़े बड़े शब्द लिखकर पोस्ट कर दो, लोग बहक जाएं। सोल्यूशन नहीं रहा, उन्हें मेरा पाइप चिपका दो। मतलब वो चंद रुपयों की खातिर लोगों को डरा कर बिजनेस करते हैं। मैडम, डरा कर हो सके तो मार कर। इनके धंधे में का दो चार लोग मर भी गए ना तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कुछ नहीं करते। सफेद ये भोली वाली से, अरे इतने को समझ में आया तब ना। तुम्हें इतना कुछ समझ आता है तो तुम कुछ क्यों नहीं करते? अरे मैडम, कर तो लेता राजनीति में भी, कर तो लेता राजनीति में भी, पर मेरी रगों में आवारगी है, सियासत नहीं। नाराज हो जाती मैडम आप। देखिए, अरे करता हूँ, देखिए किसी भी बात के तहत जाते उसे एक्सपोज करता, देखिए। वाह, वेरी गुड। अरे लोगों का मसीहा बनना चाहिए तुम्हें, नेशनली भी कुछ करो। मैडम, लोगों को अपना और अपने घर का मसीहा खुद बनना चाहिए, किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, और जितना हो सके ना उतना कम डरना चाहिए। हर व्यक्ति डरता इसलिए है ताकि और अपने परिवार सुरक्षित कर पूरा जीवन जी सके। मेरे घर से मुझे रोज कॉल आता, बेटा ऑफिस पहुंच गए कि नहीं, हॉस्टल आ गए कि नहीं। जब मैं घर पे होती पापा कहते बेटा स्कूटी धीरे चलाया करो। अपनी गलती ना होने पर भी ना लोग पीछे से एक्सीडेंट कर देते हैं। क्या पापा? पुलिस का है। तभी तो क्या? नहीं सब आपको सत्रह रहने के बारे में। हाँ, मतलब रहने करने खाने पीने हर प्रकार की हिदायत देते हैं। इससे अच्छा तो मरना बेटा। अरे सचमुच से घराने की ऐसी धूप पर रखे थे? लो आप देख लो, सही में धूप पर रख दिए होंगे। आप ले लो, आप ले दो। अरे नहीं, मैं इतना ऑयली नहीं खाती। क्या बैटरी समोसे? हाँ, वो बाकी भी समोसे तो बैठी यही बोल रही है। देखो साहब, लेना हो तो लो, वरना मजाक मत उड़ाओ। अरे साहब, देश के प्रतिष्ठित लोग मजाक उड़ाएं गरीब का तो कोई बात नहीं, एक आम आदमी ने कुछ कह दिया तो देश से गरीब को बुरा लगता है। और आप देखो, खरीदना नहीं है तो बिल्कुल मत खरीदो, बस आज की बहस मत करो, सुबह से बोरिंग तक नहीं हुई है। देखा देखा आप लोगों कैसी बातें कर रहा है? अरे बुढ़ी नहीं, किस्मत की बात कर रहा है, तो तेरे को बताता हूँ मैं। मैडम, मैं कह रहा था कि ये किस्मत पे भरोसा है कि नहीं आप? किस्मत सिर्फ कहने की चीज है, ये सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है। लाइफ कुआं खोदो और पानी निकालो, थोड़ी भी चलता है। छोटी छोटी पता झूठी। मैडम, मान लीजिए कि आपने कुआं खोदा तो पानी नहीं निकला तो? अरे मैडम, किस्मत लाइफ में जरूर होती है, मगर पूरी लाइफ किस्मत नहीं होती। किस्मत लाइफ में होती पूरी लाइफ। तो क्या कहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आता। अरे मैडम, आ जाएगा, बस थोड़ा समय लगेगा, अभी आ जाएगा समय। हाँ, लगाओ समय। पैसे भी ट्रेन लेते और तुम टाइम पास अच्छा करते बस। ओ मैडम, मैं आपको एप्पल का स्मार्टफोन दिखता हूँ? नहीं, तुम तो स्मार्टफोन का वो है, वो जो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है और फिर इरिटेट करने लगता है। क्या मैं तुम्हें क्या मैं आपको तुम करके बुला सकता हूँ? फिर सीटू भी कहने लगता। वो तो मिलेगी तो जरूर। क्या? मैं गिरा था मैडम, ले मेरी बात तो सुनो। ठीक है, बोलो। क्या मैंने आपको इरिटेट किया? अगर मैं ना कहूँ तो? मैं सुन के चला जाऊँ।
Are you sure? यस, ये तो बड़ा हो गया, जाऊं? अरे मेरा मतलब है हाँ तुमने मुझे इरिटेट किया है शायद। है? शायद का मतलब क्या होता है? मतलब मैं सोच रही हूँ। सोचने जैसा क्या है? अरे मैं आपसे भूल जा। अरे इसमें भूलने जैसा क्या है? देखिए मैडम, आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या मुझसे क्या बात करेंगे, वरना मैं आपसे बात ही क्या करूंगा। यार तुम मुझसे बातें कर लो ना। ये अब तो भूल गई। क्या भूल गई? अरे जो आपको बताना था। क्या बताना था? अरे याद मैं बताऊं। वो तो तुम्हारी टीचर ने बताया होगा ना तुम्हें, तुम कहते हो। अब भगवान ने क्या कर दिया? कोई जवाब भी नहीं किया। क्या? अरे फैसला। किस चीज का? अच्छा नीचे बैठ। बताओ किस चीज का फैसला? अरे मैं खुद ही इरिटेट होने लगा हूं यार। इरिटेट वाली बात। तो बताइए किया है कि नहीं आप? हाँ कि ना? ना। हाँ? हाँ? ना? ना ना। हाँ हाँ? ना ना? क्या ना फिर अगर है तेरा मतलब है नहीं क्या भूल गई? ये आपकी शोर बात है, लॉक कर दी इसको। एक मिनट। अरे वाह। हाँ मैं अपने पूरे पूछो बात में कह रही हूँ नहीं क्या तुमने मुझे इरिटेट 7 करोड़। तो मैडम फिर आगे बढ़ाए। किसको? सभा को। किसकी सभा? अरे अपनी सभा। ये सभा क्या होता है? मैडम पाक से आगे करे। पीछे कैसे खींचते हैं? जैसे पुलिस करती चोर का अपने पापा से। वो पीछा करते हैं पीछे नहीं। लेकिन चोर तो करता था, पुलिस को पीछे छोड़ो, बात आएगी ना। तो क्या चोर तो नहीं उस टॉपिक को। मैडम थोड़ी हमारी मौत होनी है आजकल तो अपना खड़ा आता रखिए। बना शिक्षक और सतर्कता का बना पाठ है हमारी दुकान बहुत करती है। चलो उठो, क्या नाम है तुम्हारा? अरे सर मैं तो सर वो पेपर की प्लान पढ़ रहा था सर। ऐसा समझता हूँ। अरे सर मैं भी सब समझता हूँ आपके विभाग की परेशानियाँ। अरे मेरे बुबा जी भी पदस्थ है आपके विभाग में, यही महेश्वर में। अच्छा हाँ जी। क्या नाम है तुम्हारे बुआ जी का? हाँ जी सब बदरेले जी के नाम से डाकता हूँ तो। अच्छा अरे कितना एक है जी। अच्छा ये तो किसी गई है ये उसके साथ यही बना ना उसका आंसर या मास्टर में हो गया है अभी अभी। अच्छा आओ जरा नंबर तो दो। हाँ लिखिए ना कर। मोदी छेदो मोदी ने एक साथ छेदो। अरे ये नंबर दान नहीं को तो ले ली मंडा चौनो बेटा अच्छा। चलो ठीक है बैठ जाओ और वाले कितना पैसा लिखो बताना। जी जी जी। क्या कह रहा था? यार तो थोड़ा सा तो हमने डाले। क्यों? शादी करना जरूरी है? नहीं तो सर कुछ काम दूंगा नहीं क्या? बेरोजगार। नहीं नहीं रोजगार है मगर ये बेअक्षर ने मेरा साथ खोल रहा। क्या? देखिए बताता हूँ कि रोजगार है मगर बेकार, ये कार है कमरा है वो भी बेकार, रूममेट बेईमान है पापा को बेअकल लगता हूँ और कर्जा भी मुझ पे बेइंतहा है। इतना पहले तुम्हारी लाइफ से कहीं पे हो नहीं लिया। अब कौन सा रह गया? बेगम। अरे बेगम से याद आए वो भी थी मतलब वो तो बेवफा थी। अब मगर उसके जाने के बाद ना सारे जाम भी असर हो तो वो थी ना तो सुरूर उतरता नहीं। अब एक ही चक्कर नहीं क्या हुई थी अभी थी? है। अरे डायन थी मैडम डायन, खून जो उठती थी मेरा आपको पता है। शरीर को खून की भरपाई करने के लिए मुझे शराब शरीर में घोलना पड़ती थी तब जाकर ही मेरी बॉडी मेंटेन रहती थी। तो शराब घोलने के बाद में दारू तो 2 रुपए की टॉफी नहीं गिनाई होगी मैंने उससे 2000 रुपए की चॉकलेट की थी चॉकलेट। अरे तो कैसे कह सकते हो 2000 की टॉफी की खाली खाती रही। मैडम मैंने क्या बोला चुप नहीं की तो गिराऊं तो उसके बाद नहीं गिराई होगी। तो जॉब तो करती होंगी। 10 की बहन को कौन जॉब करेगी? कुछ गलत काम करती थी क्या? हाँ कानून और उसे गलत तो नहीं कह सकते। आजकल ऐसे कामों का भी सरकारी लाइसेंस मिलेगा क्या? ओके तो यार जी ऐसे नहीं हुआ। अच्छा कैसे चलाती थी? यार कोई तो क्या आपको नहीं बोल रहा आता डेट तरफ
अच्छा यार तू कभी लगता तू वही थी। हाँ लेकिन अच्छी को पता बोले मेरे लग गया को पता वो तो कई इस्तेमाल करती थी ऐसे समझ ही फिर दादी का दादी उसकी सच्चाई सामने आ कैसे एक बार तक हम लोग गार्डन में बैठे थे रोमांटिक के तो ना उसको वॉशरूम लगा पर्स मेरे पास हो गई और गलती से पर्स मोबाइल और मोबाइल पे किसी और लड़के का मैसेज भेजो अरे वाह चला ताजी सेल निकल अगर इसी जो कोपी दिखुरे वीडियो फिर आगे क्या हुआ फिर आगे का मैडम उसके मोबाइल में मैसेज था किसी और लड़के का नहीं किसी के बाप का क्या लिखा तुमने मैसेज यही था अरे क्या लिखा था मैसेज में सस्पेंस तक पूरा तो बता रहा हूँ बता मैसेज में लिखा था कि बेटी अगर ये तेरे नई बकरे से बनने लग गई हो तो मेरी 5,000 रुपए की व्यवस्था करा दे और आगे लिखा था कि वो चूहे वाले का 4,000 रुपए का कर्जा हो गया है और वो नशेड़ी गुट नमकीन वाले का सारा नमकीन खा गए हैं तो वो नमकीन वाला तेरे बाप को 1,000 की गालियां दे रहा था मैंने भी कह दिया ओए ओ दिन में 1,000 रुपए तेरे मुंह पे मार दूंगा बेटी आज करा दे व्यवस्था तेरे बाप की इज्जत का सवाल है और नीचे लिखा था कि बेटी से डायरेक्ट पैसे नहीं मांगने चाहिए इसलिए मैसेज कर रहा हूँ कितना संस्कारी बाप है मेरा पोपट होगा आपको हंसी छुड़ाइए फिर तुमने उसे पैसा कैसे छुड़ाया अरे सिंपल ही नहीं लेना ये नहीं तो पैसे देना बंद किए जो मैसेज करता बहुत तक समझ में नहीं आता आजकल की लड़कियां कैसे कर सकती है लगा क्या है ना 200 से 20 का फर्क दाम अपना पेड़ पे दोषी मार क्या है ना अगर उसका बाप सुबह से समझदार होगा तो उस लड़की को अपनी जरूरत और ख्वाहिशों के लिए किसी और पर निर्भर रहना नहीं पड़ता हम उस 7 महीने भी हम जी कोई किसी के साथ भाग गई तो कोई कई दिनों तक लापता रहती है मुझे समझ में नहीं आता लोग इतने बच्चे पैदा ही क्यों करते हैं तो समझते नहीं है कह रहे मैंने गलती उसकी थी क्या है ना उसको चीज ला था इस चक्कर में वो गई साक्षात किया और उसकी माँ बच्चा प्रोड्यूस करने वाली मशीन बन गई जिस चक्कर में उसकी एक्सपायरी डेट नजदीक आ गई और वो सच्ची भगवान को गहरी हो गई अरे तो तुम्हें बोले जा रहे हो सोचते हो बोलने से पहले लड़की से बात कर रहे हो मैडम लड़की से बात कर राष्ट्रपति से नहीं कह रहा और वैसे भी जब बात कर लड़का लड़की को बराबरी का अधिकार है तो बातचीत करने में लड़का लड़की को लेके आए तो काली ने बाल कब तक है वैसे भी सभा में की को कितने पहले पता नहीं है सब पता होगा सब कुछ तो सही है ऐसा कुछ का मैटर कौन कुछ कैमरा दे वो और आपको पता होता कौन रहते हो 10 फीमेल के साथ ऐसा मैडम कभी आप पढ़े सकते अभी नहीं क्यों अभी अरे सोचा तो का सोचा भी हो तो कुछ से क्या नहीं मैडम मैं तो कह रहा था कि प्यार मोहब्बत की बात है ना सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती है डॉक्टर अच्छा गाली की तरह प्यार मोहब्बत की बात इसकी अच्छी होती है अब मैं सेफ को करने की जगह किसी लड़के की बात पूछूं अच्छा नहीं देख तो मैडम ये औरतें जो है ना आज मोहब्बत कलेजा काट के गजब हाँ तो फिर काल की बात करते देखो सब मेरी गलती मेरी है ये तारीफ पर तुम्हें कैसे होती है नहीं आप तो नाराज हो गई बेटा ऐसा सवाल रहेगा जवाब ही रखती थी मैंने जो गला सा हो तुमने जब क्या पेटी पढ़ने का नया है मैडम नया है बचाऊं तो भी नजरअंदाज कर सकता उसे बचाऊं तो भी नजरअंदाज नहीं कर सकता उसे
उसकी जिंदगी का निकाल मैं ये पूछ रहा था कि आप जैसे कि क्या सोचती थी किसी रिलेशनशिप के बारे में? अब तुमने ये बात हमारी मेरी लो तो से प्रोटेक्ट की पर से तुम किधर ठीक है किसी के प्यार से सब से काय पसंद है बस तो ये वो भी क्या चिलो होते हैं पर कैसे से क्या कल वो अकल पहले किसी भरोसा करते ये लिखा था क्या लगा बस भाई क्या जब भी ऐसा कुछ कर देगा सोच मम्मी पापा ने तेरा तरफ से बताया था भाई सब ठीक हो जाता है मेरी लाइफ लेकिन एक बात तो बच्ची नहीं आ रही है कि ये सब तक तो तू बता रही तू पहले क्या करती हो मैडम क्या है मेरे कोई लाइफ तो मैंने रिलेशनशिप के पास लो बता क्या है ना हमारे फ्रेंड सर्कल स्कूल ले लो कॉलेज ले लो या फिर ऐसे दोस्त जो जिनसे हम तरह तरह की बातें कर लेते क्रिकेट वगैरह इन ग्रुपों में ना मैंने खास बात नोटिस वो ये कि सब तो अपने दिल की बात सुनाना चाहते हैं लेकिन किसी क्या बोल रहे स्पीकर में आवाज ही नहीं आ रही सुना था अपनी माइक वो आदमी लोगों से खपा खपा है अब ये तो एक प्रकार का वही दूसरे प्रकार का ये लोगों की मनोरंजन बातें करते जिससे उनके अंदर प्रसन्नता का भाव होता या स्पीकर में आवाज ही नहीं अब रिलेशनशिप में क्या होता है हमें घंटों घंटों किसी से बात करने का मौका मिलता है अपने दिल का राग गाने का मौका मिलता है और वो भी ना
हमारी भावनाओं की कदर करते हुए हमारी बात दिल से सुनता है। तुम्हारी एक्स तो तुमसे जितना प्यार करती थी, फिर वो तुमसे बात करने में इंटरेस्ट क्यों लेगी? मैडम, प्यार की करीब इज्जत करना और उसमें ईमानदारी की कोई ना कोई गुंजाइश तो रहती। और फिर लड़कियों में यही तो गुण होता है कि वो पढ़ाया को भी पढ़ाया महसूस नहीं करता। तो फिर हम जैसे लड़के जब सब भारत का चेहरा अपने वो देखते हैं तो अपने वैसे मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपको आपको ये लड़का पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है, खैर चलो बताई देते। देख, आपने मुझे सुना सकता और मैं आपको तो मीटिंग करता। कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 20,143 मिलन एक्सप्रेस 30 मिनट में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। धन्यवाद। वाह यार, तुम्हारे साथ तो टाइम पता ही नहीं चला कब टाइम करने निकलते हैं। तो ये आपकी ट्रेन का वक्त है। तो आप दिल्ली से अपने पास उतरो, मैं पता हो तो आपकी ट्रेन आ जाएगी। आपकी ट्रेन आ जाएगी मतलब तुम किस ट्रेन से निकल सकते वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप अपनी बात तो पूरी कर लो। कौन सी बात? अरे कुछ बताने वाले थे वो लगता। हाँ, मैं तुम्हें कुछ बताने वाली थी। बोले, जब मैं स्कूल में क्लास में ना एक लड़का पढ़ता था, पढ़ने में थोड़ा सा वीक था, तो मैं होमवर्क में उसकी हेल्प कर दिया करती थी। बहुत मासूम था, मैं उसे बहुत तंग करती थी। मासूम सा चेहरा, भोली सी आंखें, आज भी कभी कभी याद आ जाता है। दिल करता है अगर वो कहीं मिल जाए ना, बंद कर दिया, वो भी बंद हो गया, बंद नहीं कर दिया। थोड़ा व्यक्ति आ रहा है, आप कहाँ से? उसको अपना वो तो नहीं पता होगा। मेरी दिल की धड़कन ये सीखी तो मैंने आपको पहली बार देखा था। कहा मैं भगवान से कुछ और भी मांगता तो वो भी मुझे मिल जाता। अरे लेकिन बताओ कौन हो तुम? अरे मैं रोहित। मैं भी आपको बहुत मिस करता था, बस मुझे भरोसा नहीं था कि आप मुझे मिलोगे दोबारा। और अगर ना तो मेरी यादों में तो अपने से क्या करें, मरते था। तुम चलो, अब मैं पापा पास चलते हैं, अब मैं पापा से मिलूं, तुम छाती में रुको। रोहित क्या हुआ? रोहित बताओ ना क्या हुआ? मैंने शादी के लिए एक लड़की देखी तो क्या हम लोग सब देखते हैं और वो मुझे पसंद है। तो ये बात है मतलब उसी से मिलने जा रहे हो? मैं मिल चुका हूँ। तुम कॉन्ग्रेचुलेशन फिर तो शादी कब की? अभी तय नहीं हुआ। वो भी हो जाएगा। नाटक बड़े बड़े आता है। सृष्टि, तुम रोगे क्यों सृष्टि? क्यों रो रही हो? देखा, तुमने भी वही किया ना। तुमने भी वही किया जिससे मैं हमेशा बचती आई हूँ। तुमने भी मुझे दूसरों की तरह ट्रीट किया। पता है, किसी और से रिलेशन न रखने की वजह तुम ही थे। ना समझ में नहीं समझती रही कि तुम आओगे कभी ना कभी। तुम आए मोहित, लेकिन मेरे किसी काम की नहीं रहे।
मैं कुछ करता हूँ। उसे मना तो नहीं करोगे ना? हाँ, मैं उसे मना नहीं कर सकता। ऐसा क्या पसंद आ गया तुम्हें उसमें? वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी, ऐसी आंखें, ऐसे बुलंद चेहरा। मतलब तुम मना नहीं करोगे? हाँ, मैं मना नहीं कर सकता। एक काम करो, तुम ही उसे मना करो। मैं क्यों मना करूंगी? नहीं देखो ये सही रहेगा, तुम उसे मना कर दो, मैं फोन लगा के देता हूँ, है ना? ये लो, बात करो। तेरी बात करनी है। यार बैठ जाइए, बात करो। हेलो? पापा? पापा, आप रोहित के सामने क्या कर रहे हैं? क्या? रोहित ही वो लड़का है जिसकी आपने फोटो भेजी थी? सुन। हाँ, पहली बार जैसे तू मिला नहीं था। मतलब तुम मुझसे मिले आए थे? हाँ, मैं तुम्हें से मिलना है। एक्चुअली तुम्हारे पापा का फोन है कि बेटा उसकी ट्रेन है, तुम यहीं पास वाले रेस्टोरेंट में बैठ कर तुम्हारा वेट कर रहा था, पर तुम नहीं है। पर तुम्हारे पापा का फोन है कि बेटा आई एम सॉरी, वो तुमसे मिलना नहीं चाहती, बहुत गुस्से में। तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल अगर आपको बुरा ना लगे तो वहीं जाकर उससे मिल लो। अंकल बहुत स्वीट, उन्होंने कहा कि बेटा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम यहाँ तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मुझसे मिले आए थे? आता भी तो तुम मुझे कभी याद नहीं करते थे? मैं तुम्हें मैं आपको तुम करके बुला सकता हूँ। क्या प्लीज? स्टीव, आप दोस्त की जरूरत है सबको। एक लड़की जिससे मैं तुम्हारी सारी बातें किया करता, और वो भी ना मुझे बड़ा ध्यान से सुनती। मुझे आज भी याद है तुम्हारी वो सारी बात। तुम्हारा मेरा होमवर्क है, मजाक में मेरी टांग की साइड मेरे मजे लेने, बस इन सब बातों को निकाल ही नहीं मैंने रिलेशनशिप चुप सच। तुम्हें पता है अगर किसी व्यक्ति के जीवन में प्यार ना हो तो इंसान किसी काम का नहीं कर सकता। तब तुम्हारे बॉस को 3 घंटा में इसकी तो नीयत खराब। उसकी नियत खराब नहीं बल्कि उसको समझने वाली नहीं मिली। मतलब ऐसा प्यारा सा चेहरा उसके सामने आता हो जैसे रहा नहीं होता, जैसे आप गुस्से के लिए किस चीज के लिए? अब शादी के लिए। अच्छा तुम्हें बात बताओ कि तुम ना कल के कल रिजाइन दे दो, मैं तुम्हें कल के कल अपना ऑफिस में अपॉइंट करवाता हूँ। रिजाइन तुमने कब कर दी? तो कल का कारण छुट्टी के लिए दैट्स ग्रेट यार। तो फिर एक काम, तुम ऑफिस ज्वाइन करोगे या फिर पहले घर जाओगे? तुम कल के कल ऑफिस ज्वाइन करोगे? अरे यार, अब एचआर डिपार्टमेंट में हेड की पोस्ट हो और अपनी वाइफ, मेरा मतलब है कि अपनी फ्यूचर वाइफ की इतना भी ना कर सकते तो लागत है खुद पर। ओह मिस्टर फ्यूचर हस्बैंड, ये वाइफ इतनी जल्दी फैसले नहीं बदलती, कुछ दिन घर जाना चाहिए। ठीक है, ये भी अच्छी बात। दादा ये बात अभी जो हुआ है उससे मैं दिल से एक दुआ भी करती हूँ। इस जीवन में जो इंसान जो चाहता है उसे वो सब कुछ मिले, जैसा हमें हमारा प्यार मिले ऐसे ही सबको सबके हिस्से का प्यार मिले। कर देखते ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। प्लेटफॉर्म जंक्शन पर आने वाली गाड़ियाँ। अभी आप देख रहे हैं मिलन जंक्शन, परिकल्पना निर्देशन प्रयाग साहू, विवेक अरुण विश्व मयंक। ये पहली बार लोक गुंजन ने
एक साहस से जुड़ाने की हिम्मत की। ये जो नाटक था पूरा रियलिस्टिक यथार्थवादी नाटक कहा जाता है। नाटकों के बहुत सारे अलग अलग रूप हैं, लोक के हैं, साहित्य के हैं, कविताओं का रंगमंच है, कहानियों का रंगमंच है। तो ये यथार्थ शैली का रंगमंच है, खासतौर पर जयशंकर प्रसाद आदि जो अधूरे मोहन राकेश जैसे नाटकों को यथार्थ नाटक में गिना जाता है। तो ये रियलिस्टिक नाटक करने की हमने मैशर में पहली बार हिम्मत उठाई थी, क्योंकि हमें पता है कि गीत संगीत और फोक वाला ही ड्रामा हमारे इधर चलता है, क्योंकि गाना वाला है। लेकिन ऐसे फ्लैट ड्रामा जिसको इंटरनली कहा जाता है ड्राइंग रूम ड्रामा, जो प्रॉपर एकॉस्टिक हॉल में ऑडिटोरियम में हो, और उसका ऑडियंस भी अलग होती है। फोक की अलग है, नंबर की फॉर्म की अलग है, कविताओं के रंगमंच की अलग है। तो ये छोटा सा एक प्रयास था लोकगुंजन का कि रियलिस्टिक नाटक देखें। शर्मा जी आगे। और बैक स्टेज में बताना चाहूँगा, पूरा जो नेपथ्य से मंच का संगीत संचालन हो रहा था अरुण भट्ट, विवेक बावस्कर, पार्श्व ध्वनि स्वर जो आ रहे थे विवेक बावस्कर, षष्ठी मोनिका राठौर, अभिनेता निर्देशक प्रयाग साहू। बहुत बहुत धन्यवाद। हम पूरी टीम का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बहुत भाव के साथ भाव से भरा नाटक प्रस्तुत किया। इस उम्र इस अवस्था चौबे जी हमको पता नहीं कब निकल निकली है लेकिन आपने इसका हमें एहसास करा दिया, एक अच्छी यात्रा कराई। मैं इसी कड़ी में हमारे इस नाटक के निर्देशक जी को सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर ये सब आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और स्मृति चिन्ह भेंट करते इनका सम्मान करें। आदरणीय इस समय पे आप भैया मैं चाहता हूँ कि पूरे महेश्वर की तरफ से दोनों कलाकारों के लिए जोरदार ताली बजा दो। तो 40 मिनट लगातार अपना डायलॉग और लाइन याद रखना बहुत कठिन है। जैसे 10वीं 12वीं और परीक्षाएं होती है ना, पूरे 3 घंटे लिखो लिखो लिखो, कोई गैप नहीं। जहाँ गैप आपने कर दिया फेल हो जाओ। बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय साहब। इसी सम्मान की श्रृंखला में मैं कैनी पाटीदार, जिनने माँ अहिल्या के स्वरूप को प्रस्तुत किया, उनके विचारों को प्रस्तुत किया, उन्हें भी स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आदरणीय टीए साहब, आप थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन ने बहुत अच्छा अभिनय, मात्र 7 वर्ष की अवस्था में ऐतिहासिक डायलॉगों का स्मरण करना, याद करना, प्रस्तुत करना, वो भी अभिनय के माध्यम से बहुत बड़ा काम है। बहुत देर से अपना स्मृति चिन्ह शील्ड मांग रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद साहब, एक लोग फोटो हो जाए। अपनी प्रतिक्रिया दोनों नाटकों को लेकर और तंत्य मामा नाट्य समारोह की गतिविधियों को लेकर भी आप व्यक्त कर सकते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का भी हमें स्वागत है। हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपकी प्रतिक्रियाओं का, क्योंकि आप सुधीर श्रोता हैं। आपके मन से इस प्ले के दौरान, प्ले के समय जो निकलेगा वो हम लोगों के लिए अमृत का काम करेगा। पूरी तरह से आप स्वतंत्र हैं। कोई अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता है? ऑडियंस में से भाई का नहीं बंद कर कहीं नहीं आवाज। महेश्वर कला, साहित्य, संगीत, साधना की भूमि रही है और आज से नहीं, अनादिकाल से रही है। यहाँ शिव से लेकर आज तक ये हमारी नन्ही सी के लिए अहिल्या तक के जितने कलाकार हैं, शिव ने भी अपने नटराज मुद्रा में और अपने विष्णु में, शिव ने, सबने यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन किया इस महेश्वर की भूमि पर। और ये कला की भूमि है और इस कला की भूमि पर नाट्य गुंजन संस्था की ओर से भाई प्रवीण चौबे जी, जो कि मेरे सुंदर भाई के मित्र रहे, और विश्वकर्मा जी जो हमारे साथ सतत साहित्य और संगीत, कला, नाटक की गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। आप वास्तव में बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। जो हमारी जो कलाएं हैं, हमारी विधाएं हैं, वो जो लुप्त प्राय होती जा रही है, दर्शकों को इकट्ठा करना और उन तक अपनी कला को पहुंचाने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और भविष्य में भी उनके इस आयोजनों को हम इसी तरह से
देखने सुनने के लिए लालायित रहेंगे। धन्यवाद। गुंजन नाट्य संस्था का यह 3 दिवसीय नाट्य समारोह जो कि प्रातः स्मरणीय मातृश्री अहिल्याबाई को समर्पित था, उनकी 300 जन्म जयंती को समर्पित था, महेश्वर भोपाल और महेश्वर के सभी कलाकार साथियों की तरफ से, अभिनय के क्षेत्र में काम करने वाले सभी कलाकार साथियों की तरफ से मातृश्री अहिल्याबाई के श्री चरणों में एक छोटा सा पुष्प था, बल्कि पुष्प की पंखुड़ी। तो हम सभी गौरवान्वित भी हैं और उत्साह से भरे हुए भी हैं कि मातृश्री अहिल्याबाई की 300 जन्म जयंती को हम स्मरण कर रहे हैं। उनके इस जन्म जयंती के पावन अवसर पर हम कहीं न कहीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में खड़े हैं। आप सभी अतिथियों का, भोपाल से पधारे हमारे कलाकार साथियों का और दर्शकों का, सुधीर दर्शक, सुधीर सभी बैठे, साहित्यकार बैठे, आदरणीय दुबे जी अपने निमाड़ लोक परिषद के अध्यक्ष हैं, विजय जोशी जी और मनीषा भाभी जो कि निमाड़ को भोपाल में प्रस्तुत करती है, शास्त्री सर है, कुंदन सर है, गैरसीलाल सर हैं। आप सभी सुधीर हैं, सभी समझदार हैं, कला साहित्य को समझते हैं। तो हम आप सभी का भी बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।